रूस और यूक्रेन जंग का 14वां दिन है और रूस के टैंक जो यूक्रेन में अब दाखिल हो रहे हैं उन पर यूएसएसआर का झंडा अब नजर आ रहा है। रूस के टैंक पर पूर्व सोवियत संघ का झंडा नजर आ रहा है। पश्चिमी देश बार बार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन पुराना सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, उसके जैसा दबदबा, उसके जैसा रौब एक बार फिर से दुनिया में कायम करना चाहते हैं और इसीलिए वो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं। और इसी तरह के संकेत कुछ टैंकों पर लगे यूएसएसआर के झंडे भी बताते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 2 हफ्ते हो गए हैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत के जरिए समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेटो देश साफ साफ कह चुके हैं कि वो यूक्रेन में जमीन पर उतरकर रूस के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन इस जंग में अकेला पड़ गया है। रूस के टैंक आगे बढ़ रहे हैं और टैंकों पर यूएसएसआर के झंडे भी अब नजर आ रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ का यह झंडा। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही जारी है, चाहे वो खार्किव हो, खेरसोन हो, सुमी हो, इरपिन हो। 17 से 20 लाख लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं और रूस की सेना धीरे धीरे कर कीव की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी भरपूर संघर्ष हो रहा है। रूस के टैंकों को तबाह किए जाने का दावा भी कर रहे हैं। इस बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी होनी है, लेकिन इस बीच टैंकों पर यूएसएसआर के झंडे अपने आप में एक संकेत देने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और भारत की तरफ से चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार न केवल भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाल रही है, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश के नागरिकों की भी मदद की जा रही है। विदेशी नागरिक सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली आसमा शफीक को भी युद्धग्रस्त इलाके से निकालकर सुरक्षित स्वदेश भेजा गया और सरकार के इस कदम की आसमा ने कैसे तारीफ की है, ये पाकिस्तानी नागरिक हैं, जरा सुनिए। I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भी भारत की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 9 बांग्लादेशी नागरिकों की जान बचाने को लेकर भारत को धन्यवाद कहा, प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा। 9 बांग्लादेशी नागरिक भी यूक्रेन से सुरक्षित उनके देश पहुंचाए गए हैं। भारतीय छात्र तो हजारों की संख्या में वहां अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ ही रहे थे, जिन्हें भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष विमानों से यूक्रेन से बाहर निकाला है, भारत पहुंचाया है। इसी के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों की भी मदद की है ऑपरेशन गंगा के तहत। विशेष विमानों के जरिए इन्हें भी अपने देश तक पहुंचाया गया। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के नागरिक भी बड़ी संख्या में यूक्रेन में फंसे हुए थे और इसीलिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत को शुक्रिया कह रही हैं, प्रधानमंत्री को शुक्रिया कह रही हैं। ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत हजारों भारतीय अलग अलग विमानों के जरिए भारत पहुंचे, वायुसेना को भी ऑपरेशन गंगा में लगाया गया और एक एक कर कई फ्लाइट्स भारत आई। बताया जाता है कि 18 से 20 हजार भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और युद्ध शुरू होने के बाद ये यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंस गए और इन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। 9 बांग्लादेशियों की सुरक्षित वापसी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत को इसके लिए शुक्रिया कहा है। यूक्रेन में युद्ध के बीच हालात रोज बदतर होते जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरह से भारत ने अलग अलग देशों के नागरिकों की मदद की, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जान बचाने पर आई लड़ाई के बीच हालात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं इन तस्वीरों से। बावजूद इसके देश की ओर से भारतीयों के अभियान को कुछ लोग अपने बेतुके बयानों से छोटा भी साबित करने में लगे हुए हैं। I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे? एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी
इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया कहीं। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। नहीं, जो पहले उन्होंने बोला उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉशिंग, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहाँ से। आया है। देखिए, बड़ी संख्या में विदेशी ऐसे छात्र हैं, विदेशी ऐसे नागरिक हैं जो भारत सरकार को, भारत को धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के कुछ छात्र ऐसे हैं जो भारत से नाराज हैं, भारत सरकार के काम से नाराज है। उन्हें लग रहा है कि जितनी उनकी मदद की जानी चाहिए थी, उनकी उतनी मदद नहीं की गई। इस युद्ध से आखिर व्लादिमीर पुतिन को हासिल क्या हो रहा है, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो बड़ा उनका लक्ष्य था वो ये था कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, उसका मेंबर ना बने। दूसरा बड़ा लक्ष्य सोवियत संघ जैसा प्रभुत्व वापस स्थापित करना, ये पश्चिमी देश आरोप लगाते हैं। तीसरा ये कि रूस की सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिकी प्रभुत्व को बढ़ने से रोकना भी एक मकसद है, और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना, वो तो इस वक्त वो करवा ही रहे हैं। यूके देवनाथ साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि ज़ेलेंस्की पहले के मुकाबले काफी नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नेटो की मेंबरशिप नहीं लेंगे, दोनेत्स्क और लुहांस्क पर अब समझौता करने के लिए भी तैयार हैं। ये जो नरम तेवर हैं, ये सिर्फ बयानबाजी में है या फिर जब दो देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी ये नजर आएगा? जी हाँ, मेरे ख्याल से अब 14 दिन के युद्ध के बाद उन्होंने देख लिया है कि जीतने का तो सवाल ही नहीं था, वो तो हम सबको मालूम था। 14 दिन तक वो यही कोशिश कर रहे थे कि हार ना जाएं, बुरी तरह से युद्ध के मैदान में हार ना जाएं। और अब मेरे ख्याल से अलग अलग देश के राष्ट्र नेताओं ने जो उनसे बात की है, मैक्रोन की बात की है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है, अभी तुर्की में बात होनी है कल 10 तारीख को। मेरे ख्याल से उनको अब पता लग गया है कि अगर उन्हें अपना जो कुछ बचा खुचा है यूक्रेन में उसको बचाना है और रूसी सेना को कीव में घुसने से रोकना है, तो उसका एक ही तरीका कि थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करें। और कल की बातचीत में वो अपने शायद विदेश मंत्री को बोल देंगे कि ऐसी कुछ व्यवस्था करो बातचीत के दौरान कल टर्की में कि रूस ये डिसाइड करे कि कीव में घुसने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब को मालूम है कि एक बार अगर कीव में घुसने की जंग चालू हो गई तो डेफिनेटली वो 3 ही ऑप्शंस में ख़त्म होगी। 1, ज़ेलेंस्की पकड़े जाएंगे, 2, ज़ेलेंस्की युद्ध में मारे जाएंगे, तीसरा, ज़ेलेंस्की को विदेश के लिए, यूरोप के देशों के लिए भागना पड़ेगा। तो उनको एक नरम रुख अभी अख्तियार करना पड़ेगा। और मुझे एक और चीज़ जो लग रही है कि ज़ेलेंस्की ने जो लास्ट मोमेंट तक, यानी 11:55 तक उन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि नेटो वाले शायद उनका साथ देंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, हुआ नहीं। तो वो अभी शायद घबराए नहीं हैं लेकिन कमज़ोर पड़ रहे हैं, शायद घुटने नहीं टेके लेकिन घुटने उनके नरम पड़ गए हैं। ठीक है रुबिंदर, एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, रूस के जो टैंक अब यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं उस पर यूएसएसआर का झंडा, और कहते हैं हर तस्वीर एक संकेत होती है। इस तरह का संकेत युद्ध में क्या बताना चाहते हैं पुतिन? पुतिन क्या बताना चाहते हैं पता नहीं, हो सकता है किसी सोल्जर ने खुद लगा लिया हो, बट ये इंडिकेट ये करता है कि एक स्पिरिट, नॉस्टैल्जिया, रेड आर्मी। ओके, इनफैक्ट अभी आप जो पिक्चरें देखें, ये मैं सोच रहा था आज ये एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है हमारे सामने जो 45 में हुई। ओके, क्योंकि ग्राउंड वॉर और ऐसे, तो ऑब्वियसली सोवियत यूनियन की नेशनलिज्म, नॉस्टैल्जिया बहुत है, वहाँ की आर्मी के लोगों में होगा डेफिनेटली, एंड नेशनल प्राइड। एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो, झंडे का अगर देखें तो साइकोलॉजिकली यूक्रेनियंस को अगेन हताश करना कि हम इतनी इस तरह रोल अक्रॉस कर रहे हैं। बट कमिंग बैक, ये जो कल की वार्ता की बात है, इसमें देखिए ज़ेलेंस्की इस राउंड में नहीं तो 2-3 दिन बाद एक आध राउंड और होगा, क्योंकि ये ग्राइंडर चल रहा है रूसी, कीव को वो घेराबंदी करे रहेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बढ़ेगी, कुछ और सैंक्शंस भी लगेंगे इत्यादि, पर मामला गंभीर होता जाएगा। तो एक वक्त ये भी आ सकता है ज़ेलेंस्की कहे ठीक है मैं जाता हूँ यूक्रेन छोड़ के, ओके, मैं रहूंगा जर्मनी में इन एग्जाइल, रशिया तुम जाओ वापस मॉस्को। भाई इस तरह की कुछ होगी, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। रशिया मॉस्को तो जाएगा नहीं, रशिया तो अब आ गया है जहां पर इसने तो यहाँ पे यूक्रेन के एरिया को डोमिनेट करने का सोचा है। कैसे करेगा वो पता नहीं, कितना मेसी होगा पता नहीं। इट कैन बी लाइक इराक, नॉट अफगानिस्तान, इराक, क्योंकि बगदाद जैसे था, अर्बन था ना समवॉट, राइट, तो जैसे बगदाद में फोर्सेस फंस गई, ऐसे क्या इनकी फोर्सेस यहाँ फंसेंगी, बट ये उस हद तक जाएंगे, वहां पर एक नई
गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का करने का। और मीनवाइल जो ब्लैक सी का पोर्शन है, जो जमीनी पोर्शन है ब्लैक सी के साथ, उसको ये रशियन टेरिटरी बना लेंगे। आज की तारीख में लॉज का मतलब क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था। पुतिन की एक डिमांड है कि यूक्रेन क्रीमिया को माने डिप्लोमेटिकली कि हमारा है, तो क्या जरूरत है? इस समय तो जिसने ऑक्यूपाई करा उसकी वो चीज है, क्या कर लेगा कोई? इफ यू हैव द इफ यू आर इन पोजेशन। तो ये तो मुझे उनकी डिमांड ऑनेस्टली बड़ी छोटी सी लगी, और क्या जरूरत थी उन्हें ऐसी डिमांड करने की कि रिकॉग्नाइज करो इन दो रिपब्लिक्स को। बट ये है कि वो छोटे छोटे करके पुतिन ना छोटे अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, जितने टारगेट हैं वो सब अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस स्थिति में हैं कि दुनिया उनकी बात सुनेगी। और यूक्रेन के पूर्वी शहर सेवरोडोनेस्क में रूसी सैन्य हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। देखिए, हम कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, अगले दौर की वार्ता होनी है, लेकिन इस बीच यूक्रेन में तबाही भी भरपूर हो रही है। चाहे खार्किव हो, खेरसोन हो, सुमी हो, इरपिन शहर हो, सेवरोडोनेस्क हो, यहां पर भी जो हमला हुआ है इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। पहले हम आपको बता चुके हैं कि 17 से 20 लाख लोग यूक्रेन जो है वो छोड़ चुके हैं। भारतीय छात्रों को बड़ी संख्या में निकाल लिया गया है। आरएस मल्होत्रा साहब, जिस तरह की तस्वीरें सेवरोडोनेस्क से आ रही हैं, 10 लोगों के मारे जाने की वहां पर खबर है, बातचीत और तबाही साथ साथ कब तक चलें? जी, ये एक दुखदाई बात है कि इतने लोगों को की जान जा रही है और इतना जान माल का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कल जो बातचीत दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में हो रही है, उसमें हो सकता है जो 3 शर्तें रखी हैं उनमें से 1-2 के ऊपर सहमति हो जाए, और धीरे धीरे ये जो मसला इतना बढ़ गया है, इतना युद्ध में कन्वर्ट हो गया है, इसमें कुछ विराम आ सकता है। जैसे मेरा अपना मानना है कि अगर यूक्रेन ये मान ले कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा और कहेगा कि मैं नाटो में शामिल नहीं होता हूं, तो मुझे लगता है पुतिन के लिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए काफ़ी रहेगा कि कम से कम टेम्परेरी जो है सीज़ फायर करेंगे। और जो बाकी शर्तें हैं, जैसे मेरे कुलीग कह रहे थे कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है क्रीमिया वगैरह, तो इन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर या बड़े भी मान लें तो इनके ऊपर अलग से बात हो सकती है। लेकिन जो रेड लाइन है आई थिंक प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, वो तो वही है कि वे आप नाटो की तरफ या नाटो में शामिल ना हो। MiG-29 देने का ऑफर जो पोलैंड की तरफ से दिया गया, अमेरिका ने उससे इनकार कर दिया, वजह क्या है? वजह तो एक ही है कि वो अपने सीधे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहते। MiG-29 पोलैंड भी दे सकता है यूक्रेन को सीधा, लेकिन वो भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता रूस के साथ। वो अमेरिका को दे रहा है कि आपके मैं जो बेस है उसमें दे देता हूं। वो बेस भी शायद पोलैंड में ही है, लेकिन अमेरिका उनको लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ये प्रेजेंट नहीं करना चाहता कि मैं डायरेक्ट युद्ध में कूद पड़ा हूं। पश्चिमी देशों की तरफ से बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन यूक्रेन में सीधे उतरकर रूस से जंग लड़ने के लिए तैयार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.